बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास से हमारा लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का और आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, हमने पिछले सेमेस्टर में डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रोटीन होते क्या हैं। प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं और इनमें पेप्टाइड लिंकेज होता है जो एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ता है और उस पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू रेपिटेशन होती है अमीनो एसिड्स की और जो लार्ज स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। इसकी क्लासिफिकेशन है डिफरेंट, जो भी इसके बारे में इंट्रोडक्शन था वो लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है, हम जो फूड में हमारी में प्रोटीन होती है वो किस तरह से डाइजेस्ट होती है और डाइजेशन के बाद किस तरह से वो एब्जॉर्ब होती है और उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है बॉडी में, किस तरह से वो हमें एनर्जी देती है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और उसमें यूरिया साइकिल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो डाइजेशन में अगर हम देखें तो द डाइटरी प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड ऑन कुकिंग एंड देयरफॉर मोर इजीली टू डाइजेस्टेड बाय आर डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी हम कोई प्रोटीन है जब हम उसको हीट करते हैं, कुक करते हैं, तो वो डीनेचर हो जाती हैं। ठीक है, ऑल द एंजाइम्स आर हाइड्रोलेजेज इन नेचर। वो एंजाइम जो इसकी डाइजेशन में रोल अदा करते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोलेज, एक क्लास एंजाइम की। ठीक है जी, प्रोटियोलिटिक एंजाइम आर सिक्रेटेड एज इनएक्टिव फॉर्म। उनकी इनएक्टिव फॉर्म होती है जाइमोजेंस विच इज़ कन्वर्टेड टू देयर एक्टिव फॉर्म इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। यानी वो इंटेस्टाइन ल्यूमन में जाके वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो आगे प्रोटीन के ऊपर अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है जी, प्रोटियोलिटिक एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोपेप्टाइडेज और दूसरा होता है एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज क्या होते हैं, दे एक्ट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड्स इनसाइड द प्रोटीन मॉलिक्यूल सो दैट प्रोटीन बिकम्स सक्सेसिवली स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स। यानी जो एंडोपेप्टाइडेज होते हैं वो क्या होते हैं, इनसाइड जाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के और जाके वो उसको स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज। ठीक है, ये कुछ एंजाइम है जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद एक्सोपेप्टाइडेज क्या है, एक्सोपेप्टाइडेज दिस ग्रुप एक्ट एज पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या करता है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर एक्ट करता है एट द एंड रीजन ऑफ द चेन, यानी जो चेन का आखिरी रीजन है उसके ऊपर। दिस इंक्लूड्स कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्टिंग ऑन पेप्टाइड ओनली एट द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल एंड। यानी जो अमीनो एसिड होता है ना, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। यानी जब प्रोटीन बनती है तो उसमें भी एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। तो ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये क्या करते हैं, सिर्फ कार्बोक्सिल टर्मिनल के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक हो गया, और इसी तरह अमीनो पेप्टाइडेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अमीनो टर्मिनल एंड ऑफ चेन पे एक्ट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यानी जो प्रोटीन की हमारे स्टमक में किस तरह से डाइजेशन होती है। इन द स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड, इट मेक्स द pH ऑप्टिमम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड आल्सो एक्टिवेट पेप्सिन। यानी पेप्सिन एक्टिवेट हो जाती है, पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है जी, इसकी दो फॉर्म होती है, एक पेप्सिन होती है और एक पेप्सिनोजेन होती है। ठीक है जी, द एसिड आल्सो डीनेचर द प्रोटीन बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट बॉडी टेम्परेचर कुड नॉट ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉडी टेम्परेचर पे पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। दस इन स्टमक HCl अलोन विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन, इट नीड्स एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से होते हैं स्टमक में डाइजेशन के लिए, पहला है जी रेनन। रेनन अदरवाइज कॉल्ड काइमोसिन इज एक्टिव इन इन्फेंट्स एंड इज इन्वॉल्व इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इट इज एब्सेंट इन एडल्ट। ये एडल्ट में एब्सेंट होता है लेकिन इन्फेंट में होता है। ये मिल्क वगैरह की डाइजेशन में जो प्रोटीन होती है उसको ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल में। मिल्क प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू पैराकैसिन। ठीक है, मिल्क में एक प्रोटीन होती है कैसिन, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है पैराकैसिन में बाय द एक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन का एक एंजाइम है। द डीनेचर्ड प्रोटीन इज इजीली डाइजेस्टेड फर्दर बाय पेप्सिन। उसके बाद ये जो मतलब जो प्रोटीन बन जाती है कौन सी, उसका नाम है पैराकैसिन। ठीक है, पैराकैसिन फिर फर्दर डीनेचर हो जाती है किसके थ्रू, पेप्सिन के थ्रू। पेप्सिन इसके ऊपर इजीली एक्ट कर सकता है। ठीक है जी, अब पेप्सिन क्या करता है, इट इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल्स ऑफ स्टमक एज इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। यानी ये इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजेन, उसकी फॉर्म में ये सिक्रीट होता है।
द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन इज ब्रॉट अबाउट बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की मौजूदगी में ये जो पेप्सिनोजेन है ये कन्वर्ट होती है पेप्सिन में। ऑप्टिमम pH 2 होती है। पेप्सिन क्या है, एक एंडोपेप्टाइडेज क्लास से बिलोंग करता है। एंडोपेप्टाइडेज हमने पहले डिस्कस कर ली है। बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू प्रोटीओज। किस में ये कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीओज में प्रोटीन स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगली डाइजेशन है पेंक्रियाटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम क्या है वो 8 है। इज प्रोवाइडेड बाय अल्कलाइन बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस। यानी जो पेंक्रियाटिक जूस होता है या बाइल होता है वो इस पीएच को प्रोवाइड करता है। ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द पेप्टाइड हार्मोन्स कोल साइटोकाइनिन एंड पेंक्रियोजाइमन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स होते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं और इससे क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। पेंक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम होते हैं एंडोपेप्टाइडेज जिनके नाम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलास्टेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये फिर इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इनको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। अब देखते हैं हम ट्रिप्सिन क्या करता है। ट्रिप्सिन एक्टिवेट होता है इंटेरोकाइनेज की मदद से प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टाइनल माइक्रोविलस मेम्ब्रेन। वंस एक्टिवेटेड द ट्रिप्सिन एक्टिवेट अदर एंजाइम मॉलिक्यूल। एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो बाकियों को ये क्या कर देता है, एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड फाउंड बाय कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। यानी ये दो अमीनो एसिड हैं, इनकी मदद से जो कार्बोक्सिल ग्रुप फॉर्म होता है उसके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद ये प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजीन इनसाइड द पेंक्रियाज इटसेल्फ विल रिजल्ट इन ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियाटिक सेल। यानी पेंक्रियाटिक सेल की भी डाइजेशन हो जाती है अगर प्रीमेच्योर एक्टिवेशन हो जाए ट्रिप्सिनोजीन की। ठीक है। उसके बाद अगला एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन विल एक्ट ऑन काइमोट्रिप्सिनोजिन सो दैट एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड। ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, जब ट्रिप्सिन इसके ऊपर एक्ट करेगा तो इसकी एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन वो एक्टिव हो जाएगी। द सेलेक्टिव प्रोटियोलाइसिस प्रोड्यूस कैटालिटिक साइट, उससे भी क्या होगी, कैटालिसिस शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगला एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है। अब इंटेस्टाइन में प्रोटीन आ गई, तो इंटेस्टाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्मॉल पेप्टाइड टू द लेवल ऑफ अमीनो एसिड इज ब्रॉट बाय एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। यानी जो इंटेस्टाइनल जूस है ना, उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, वो फिर कंप्लीट डाइजेशन करते हैं और अमीनो एसिड बनाते हैं। द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स कंटेन अमीनो पेप्टाइडेज विच रिलीज द एन टर्मिनल अमीनो एसिड सक्सेसिवली। वो एन टर्मिनल को, यानी सी टर्मिनल वाले पहले अलहदा हो गए, अब एन टर्मिनल वाले भी अलहदा हो जाएंगे सक्सेसफुली। अब होती है एब्जॉर्प्शन, यानी हमने डाइजेशन देख ली प्रोटीन्स की, अब हमने देखना है इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। It is an energy requiring process. These transport system are carrier mediated system. There are 5 different carrier for different amino acid. Moreover, ग्लूटाथायोन, यानी ग्लूटाथायोन का अगर हम दूसरा इसके गैमा ग्लूटामाइल साइटिनाइल ग्लाइसिन also plays an important role in the absorption of amino acid. ये भी क्या करता है, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करने में रोल देता है। ठीक है जी। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है जी इसकी, द एलर्जी ऑफ सर्टन फूड प्रोटीन इज बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन। यानी बाज़ पीपल, लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोटीन की अगर वो डाइट खा लें तो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने ये जो प्रोटीन खाई होती है ना, उसकी पार्शल डाइजेशन हुई है, इस वजह से वो उनको क्या है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गए हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। ठीक है जी। तो डाइटरी प्रोटीन एंड बॉडी प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू अमीनो एसिड, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। उसके बाद द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, ये आपके आउटलाइन में बताया गया है। इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज रिमूव्ड टू प्रोड्यूस द कार्बन स्केलेटन, यानी कीटो एसिड। अगर हम किसी भी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप रिमूव करके वहाँ कार्बन स्केलेटन यानी कीटो एसिड हम उसके अंदर इंसर्ट करवा दें तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। द अमीनो ग्रुप इज एक्सक्रीटेड एज यूरिया। तो जो अमीनो ग्रुप है वो हमारी बॉडी से यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा। द कार्बन स्केलेटन इज यूज फॉर द सेंसेस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर वो जो कार्बन स्केलेटन है वो हमारी बॉडी में ऐसे अमीनो एसिड जो नॉन एसेंशियल होते हैं उनकी सेंसेस के लिए यूज होता है।
दिस इज आल्सो यूज फॉर ग्लूकोनियोजेंसिस और फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ग्लूकोनियोजेंसिस के लिए भी यूज होता है। कौन सी चीज़ वाला? कार्बन स्केलेटन। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन, दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन। और बाद का जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में जुड़ के कुछ प्रोटीन बनाते हैं, वो क्या होगा? वो एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। ठीक है जी। अब हम अगला पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी इसके मेटाबॉलिज्म में अमोनिया का फॉर्म होता है। द फर्स्ट स्टेप इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड इज टू रिमूव द अमीनो ग्रुप एज अमोनिया। पहला स्टेप क्या है? अमीनो ग्रुप को अमोनिया की फॉर्म में रिमूव करना। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक स्पेशली इन नर्वस सिस्टम। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इज बाय कन्वर्जन ऑफ यूरिया एंड एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। यानी जब हम ट्रांसएमिनेशन करते हैं तो अमोनिया रिलीज होता है। ठीक है, तो वो जो अमोनिया है ना वो टॉक्सिक है, तो हम उसको यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया और यूरिन में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप देखते हैं ट्रांसएमिनेशन क्या है। वही बात है, ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है? एक्सचेंज होता है अमीनो ग्रुप का बिटवीन अमीनो एसिड एंड अदर कीटो एसिड फॉर्मिंग अ न्यू अल्फा अमीनो एसिड। द एंजाइम कैटालाइजिंग द रिएक्शन एज ग्रुप नोन एज ट्रांसएमिनेज या अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होते हैं। These enzymes have pyridoxal phosphate as prosthetic group. The reaction is readily reversible. अब ये एक अमीनो एसिड है, ये उसके साथ दूसरा कीटो एसिड है, 1 वाला अमीनो एसिड है और साथ दूसरा कीटो एसिड है, ये इसमें कीटो ग्रुप है 2 वाला। ठीक है, और ये भी एक कीटो एसिड है और उसके बाद फिर ये दूसरा क्या है? अमीनो एसिड। अब जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है? ये एलानीन है। ठीक है, इसके पास ये आपको, हाँ जी, ये एलानीन है, इसके पास NH3 ग्रुप है यहाँ। ठीक हो गया, NH3 ग्रुप है और इसके पास क्या है? यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये क्या करता है? अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको दे देता है, इसका NH3 खुद ले लेता है, तो इस तरह से ये कन्वर्जन हो गई है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, ट्रांसएमिनेशन की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कि अमोनिया फर्स्ट स्टेप ऑफ कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? अमोनिया रिमूव होता है, रेस्ट ऑफ अमीनो एसिड इज इंटरेड इन द कार्बो कैटाबॉलिक पाथवे। उसके बाद वही चीज़ के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें बनते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? कि एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज यानी AST इज इंक्रीज्ड इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड एलिनीन अमीनो ट्रांसफरेज इन लिवर डिजीजेस। ठीक है जी। उसके बाद ट्रांस डीएमिनेशन क्या होता है? इट मीन्स ट्रांसएमिनेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। इसमें क्या होती है? डीएमिनेशन होती है। ऑल अमीनो एसिड आर फर्स्ट ट्रांसएमिनेटेड टू ग्लूटामेट विच इज देन फाइनली डीएमिनेटेड। फिर उसकी डीएमिनेशन होती है। ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शन इज द फाइनल रिएक्शन विच रिमूव द अमीनो ग्रुप ऑफ ऑल अमीनो एसिड। Thus the two components of the reaction are physical far away but physiologically they are completed, and the term is transamination. Deamination में क्या होता है? Removal of ammonia group from amino acid as NH3 is deamination. Deamination result in the liberation of ammonia for urea synthesis. The carbon skeleton of amino acid is converted to keto acid. वही चीज़ जो पहले बताई है। Deamination may be either oxidative or non-oxidative. उसके बाद ओनली लिवर माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज यानी GDH विच डीएमिनेट्स ग्लूटामेट टू अल्फा कीटा ग्लूटारेट अमोनिया। ठीक है, ये एंजाइम है GDH जो अल्फा किसको? वो ग्लूटामेट को कन्वर्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ठीक है जी। It needs NAD positive as coenzyme. It is an allosteric enzyme. It is activated by ADP and inhibited by GTP. Oxidative deamination क्या होती है? Oxidative deamination is the liberation of free ammonia from the amino group of amino acid coupled with oxidation. इसमें हम क्या करते हैं? इसको ऑक्सीडेशन के साथ कपल कर देते हैं। इसकी साइड क्या होती है? लिवर और किडनी होती है। ऑक्सीडेटेड डीएमिनेशन इज टू प्रोवाइड अमोनिया फॉर यूरिया साइकिल। वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है जी। और उसके दौरान क्या होता है? एनर्जी भी जनरेट होती है यूरिया साइकिल के दौरान। ठीक है, अब ये रिएक्शन दिखाया गया है कि ये हमारे पास एल ग्लूटामेट है, एक अमीनो एसिड है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें जो एंड में जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये आप देखें, इसमें अब इसके पास इधर NH3 ग्रुप था, अब इसके पास इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी अल्फा कीटा ग्लूटारेट बन गया है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन के थ्रू हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ठीक है जी। ये वाला भी वही प्रोसेस है। इसमें भी क्या है कि ये NH3, ये आपको थोड़ा सा
क्लोज, ये NH3 ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाता है NAD कन्वर्ट होता है NADPH में, और ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे मूव करते हैं। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है, सीरीन फॉर एग्जाम्पल, थ्रियोनीन या होमोसीरीन, ये क्या है, कुछ अमीनो एसिड है, ये डीहाइड्राटेज इसके ऊपर एक्ट करता है और ये रिस्पेक्टिव कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पाथवेज ऑफ अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, यानी जो अमीनो एसिड की डिग्रेडेशन होती है उनके कौन कौन से पाथवेज हैं। तो ये आपको सिट्रिक एसिड साइकिल नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले ये आर्जिनिन है, ये इधर से ऐसे दिखाता है, आर्जिनिन, ग्लूटामीन, हिस्टाडीन, प्रोलीन। ठीक है, ये ग्लूटामेट इनके ऊपर एक्ट करता है और ये अल्फा कीटा ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गए, ये सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं और उससे फिर हमें एनर्जी देते हैं। उसी तरह ये आइसोल्यूसिन, मैथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बनाते हैं और ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। फिनाइल एलानिन और टायरोसिन ये फ्यूमरेट बनाते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके हमें एनर्जी देते हैं। और इस तरह ये एलानिन, ग्लाइसिन, ठीक है, सीरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये पायरोवेट बनाते हैं और फिर ये किस में जाते हैं, उसी सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ल्यूसीन, लाइसिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये जाके क्या करते हैं, ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाते हैं, फिर ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके हमें एनर्जी देते हैं। इस तरह से क्या है, ये डिग्रेडेशन हो जाती है अमीनो एसिड की और ये अमीनो एसिड हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड ये ऐसे आके इस साइकिल में आते हैं और सिट्रिक एसिड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक हो गया जी। अब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया के, यानी जो हम अमोनिया लिबरेट करते हैं वो किस तरह से डिटॉक्सीफाई होता है, तो उसके लिए क्या है, यूरिया साइकिल है हमारे पास। क्या चीज़ है, यूरिया साइकिल। दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब्स हेंसलेट यूरिया साइकिल। इसमें क्या होता है, एन ऑर्निथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ रिएक्शन सीक्वेंस, इट इज कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल। इसमें जो पहला जो कंपाउंड है ना, जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, फर्स्ट मेंबर है, वो ऑर्निथीन है, इसलिए हम इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। द टू नाइट्रोजन एटम्स ऑफ यूरिया आर डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, वन फ्रॉम अमोनिया एंड अदर डायरेक्टली फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड। यानी हम यूरिया बनाते हैं अमोनिया से या डायरेक्टली एस्पार्टिक एसिड से। तो ये यूरिया का एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, यूरिया इस तरह से होता है। ठीक है, स्टेप क्या है यूरिया साइकिल के, ये 5 स्टेप हैं, आपने याद कर लेने। पहला में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फास्फेट, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन, तीसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, चौथे नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन, 5वें नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। और हर स्टेप में डिफरेंट एंजाइम यूज होंगे। ये स्टेप पर यूरिया साइकिल दिखाए गए हैं। तो पहले में क्या है कि ये हमारे पास क्या है, NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल है जो लिबरेट हुआ है। ठीक है, और हमने इसको क्या करना है, यूरिया में कन्वर्ट करना है। अमोनिया टॉक्सिक है, यूरिया लेस टॉक्सिक है। ये ऑर्निथीन के साथ मिलेगा तो ये सिट्रोलिन बना देगा और इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा वो होगा कार्बामाइल फास्फेट। ठीक है, और ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा। उसके बाद सिट्रोलिन कन्वर्ट हो जाएगा, एक और एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा, एस्पार्टेट। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, एस्पार्टेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिनोसक्सिनेट में। ठीक है, और इस दौरान भी क्या होगा, ATP का मॉलिक्यूल AMP और फास्फेट लिबरेट करेगा। उसके बाद जो आर्जिनोसक्सिनेट है वो आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे जो है। ठीक है, और इस दौरान फ्यूमरेट भी बनेगा और फ्यूमरेट के बाद मैलेट, फिर ऑक्जेलो एसीटेट, फिर एस्पार्टेट, ये सिट्रिक एसिड साइकिल भी साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, और आर्जिनिन फिर ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस दौरान वाटर का मॉलिक्यूल एक ऐड करेंगे और हमें इधर यूरिया का मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये यूरिया यूरिन में और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास स्टेप हैं यूरिया के, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया साइकिल होता है। ये वाला जो आर्जिनिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल क्या है, ड्यूरिंग स्टारवेशन द एक्टिविटी ऑफ यूरिया साइकिल एंजाइम इज एलिवेटेड टू मीट इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। द मेजर रेगुलेटरी स्टेप्स इज कैटालाइज्ड बाय CPS1। ठीक है, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस 1, वेयर द पॉजिटिव फैक्टर इज N-एसिटाइल ग्लूटामेट। यानी ये क्या कर देते हैं, जब बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट कम होती है तो इसको प्रोसेस को रोक भी देते हैं। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर होते हैं यूरिया साइकिल में, इसमें हाइपर अमोनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद
if blocks occur in one of the earlier step the condition is more severe since ammonia itself accumulate, तो बॉडी में अमोनिया जमा हो जाता है, वो पॉइजनस है। ठीक हो गया। उसके अलावा कुछ और भी इंजाइम है, कुछ और भी इसकी डिजीजेज हैं। ठीक है जी। यूरिया लेवल इन ब्लड एंड यूरिन में भी बताया गया कि नॉर्मल यूरिया लेवल 20 to 40 mg पर DL होता है। ठीक है। यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया क्या है, वो 15 to 13 ग्राम पर डे है। ठीक है जी। यूरिया कॉन्स्टिट्यूएंट 80% ऑफ यूरिनरी ऑर्गेनिक सॉलिड। ठीक है। इस तरह से यानी हमने जो बॉडी में प्रोटीन को ली थी वो डाइजेस्ट हुई, वो एब्जॉर्ब हुई, और उसका जो मैकेनिज्म है वो मेटाबॉलिज्म उसके ऊपर हुआ, और उसने सिट्रिक एसिड साइकिल में डिफरेंट अमीनो एसिड आए और उन्होंने हमें एनर्जी दी, और उसके बाद जो हमारे पास अमोनिया जमा हुआ था वो बॉडी से एक्सक्रीट किया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड यूरिन। ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन का जो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म है वो देख लिया है। तो हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का आज सिलेबस है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बाकी जो एक हमारा टॉपिक था जेनेटिक्स वाला, वो आपको मैंने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ाया हुआ है और आपको असाइनमेंट में भी दिया है, वो आपने कर लिया है, असाइनमेंट आपने सबमिट करवा दी थी। ठीक है। उसके बाद कुछ आपका वो ऐसा हार्मोन्स वाला चैप्टर है, वो आप लोगों ने अपनी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में डिफरेंट सिलेबस में वो चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों ने उसकी असाइनमेंट भी जमा करवाई है, वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है। बाकी कोई अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप जूम सेशन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।